संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान की जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। 2 सदस्यीय कमेटी ने एसडीएम को ये रिपोर्ट सौंपी है। अवैध निर्माण की कमेटी ने पुष्टि की है। 5 अप्रैल को अब फैसला लिया जाएगा कि आगे का एक्शन प्लान क्या होगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क का अवैध मकान का ये मामला है। इस मामले में जांच हुई थी और जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 2 सदस्य थे इस कमेटी में जिन्होंने एसडीएम को ये रिपोर्ट सौंपी है। बीते दिनों पैमाइश हुई थी पूरे मकान की और ये देखा गया था कि क्या मकान अवैध रूप से बना है, क्या मकान में सरकारी जमीन या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। और ऐसे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यही बात है कि अवैध निर्माण हुआ है। अवैध निर्माण हुआ है, कुछ हिस्से को बढ़ाकर बनाया गया है। अब 5 अप्रैल को इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। सुनील कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस रिपोर्ट में और क्या क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान का मामला है, जो दीपा सराय में मकान है। प्रशासन ने सांसद को बगैर नक्शा पास कराए, असल में ये विनियमित क्षेत्र इलाका है, इसमें बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का नोटिस दिया था और नए निर्माण का नोटिस दिया था। इसको लेकर तमाम सारी एसडीएम कोर्ट में तारीखें पड़ती रही। इस बाद में एसडीएम ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पीडब्ल्यूडी और विनियमित क्षेत्र के 2 लोग थे, 2 सदस्यीय कमेटी थी। कमेटी ने रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है जिसमें नए निर्माण की पुष्टि की गई है और अवैध रूप से मकान को बढ़ाकर बनाने की पुष्टि हुई है। कमेटी ने यहाँ पर पैमाइश भी की थी। इसके बाद में कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है, जिस पर 5 अप्रैल को इसमें संबंध में डेट लगी है। इसमें बड़ा फैसला कोई आ सकता है। जी, इस मामले में सांसद के खिलाफ जुर्माने या बुलडोजर जैसी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी धन्यवाद सुनील। तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, या तो अवैध हिस्से पर बुलडोजर चल सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। गाजियाबाद में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच समन्वय बढ़ाने समेत कई मौजूदा विषयों पर चर्चा हुई। यूपी बीजेपी में सांगठनिक बदलाव की प्रक्रिया और राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच गाजियाबाद में अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आरएसएस की समन्वय बैठक गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में हुई। खबर है कि इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ ही पश्चिम और ब्रज क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर साल भर होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही संघ की शाखाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इस समन्वय बैठक का उद्देश्य बीजेपी संगठन और संघ में बेहतर तालमेल है। 3 घंटे की ये बैठक चली थी, यानी कि 2 बजे तक ये बैठक चली, जिसके बाद इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर वार्ता हुई। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं जहां 2027 के चुनावों को लेकर इसमें प्रमुख रूप से वार्ता की गई। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब वाला जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी इस पर चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के जो आजकल मामला चल रहा है, जिसपे आज जो लिया गया है बिल जो पास कराने की बात की जा रही थी, उसको लेकर भी बैठक की गई है। बैठक में संघ के पदाधिकारियों के साथ ही सीएम योगी और बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मेरठ और ब्रज क्षेत्र के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया में कच्चे तेल का भंडार ढूंढने के लिए लगातार खुदाई का काम जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों से ओएनजीसी की टीम क्रूड ऑयल की तलाश में खुदाई कर रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि तेल की तलाश पिछले 2 सालों से चल रही है। धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन अभी तक ये तलाश पूरी नहीं हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल अरब देशों के पास माना जाता है। वहीं भारत की बात करें तो करीब 80% तेल बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। भारत सऊदी अरब, इराक और रूस से कच्चा तेल खरीदता है, जिससे यहाँ के लोगों की पेट्रोलियम की जरूरत पूरी होती है। लेकिन अब यूपी के बलिया में कच्चे तेल की खोज में ओएनजीसी की टीम दिन रात खुदाई कर रही है। दावा है कि बलिया के सागरपाली गांव में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन पर कच्चे तेल का विशाल भंडार मिला है।
ONGC ने गंगा बेसिन में किए गए 3 महीने के सर्वे के बाद यहाँ जमीन के 3000 मीटर नीचे मौजूद तेल की खोज की है। इसके बाद ONGC ने 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए पट्टे पर ली है और इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। ONGC के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ तेल का भंडार तो है, लेकिन बहुत गहराई में है। वहीं इसी बीच स्थानीय लोगों का दावा है कि तेल की तलाश करीब 2 साल से चल रही है। अक्सर वो धमाकों की आवाज सुनते हैं। 2 साल पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में भी और सागर पाली की तरफ भी खुदाई हो रहा था। तार लोग बिछा रहे थे, कोई कंपनी आई थी, तार बिछा रही थी। रातों में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी कर रहे थे, कंपन जमीन के अंदर कंपन भी हो रहा था। और अब जाके पता चला है कि सागर पाली में ONGC के तहत तेल का पता चला है, जिसकी खुदाई हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन की खुदाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल महीने के आखिर तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये तेल का खदान अगर मिल जाता है तो निश्चय ही हर्ष का विषय है। लोग इससे लाभ पाएंगे और कुछ रोजी रोजगार कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ONGC की लगातार खुदाई चल रही है? अगर तेल मिल जा रहा है तो बलिया का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा। गंगा बेसिन के कुछ दूसरे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं, जहां पर तेल मिलने की संभावना जताई गई है। अगर सब प्लान के मुताबिक चलता रहा और कच्चा तेल का भंडार मिला तो दूसरी जगहों पर भी कुएं खोदने का काम शुरू होगा। भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरे नंबर पर है। अगर बलिया समेत दूसरी जगहों पर कच्चे तेल की उपलब्धता होती है तो आने वाले वक्त में हमें तेल का इतना आयात नहीं करना पड़ेगा और ये देश की आर्थिक प्रगति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाएंगे। इसी महीने से इस अभियान की वो शुरुआत करने वाले हैं। देश भर के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे। वहीं गांव में खंडहर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाएंगे। हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्रांति हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए शुरू होने वाली है। हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से एक मंडल बनाया गया है जो घर से गांव, गांव से शहर और जिले तक कट्टर हिंदू बनाएगा। जिले से राज्य और फिर देश में हिंदुओं को जगाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाया जाएगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। उधर बाबा के प्लान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। मेरा तो उनको यही सजेशन है, यही मेरी सलाह है कि महाराज
जाइए दलितों के घर भोजन करिए, उनके साथ जाजम पे बैठिए, उनके साथ भजन कीर्तन कीजिए, तब जाके जात पात मिटेगी। कांग्रेस पार्टी जब भी सनातन धर्म के लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति आड़े आ जाती है और कांग्रेस के नेता उल जलूल की बातचीत करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी को स्वयं उनके अभियान में भागीदारी करना चाहिए। हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, धर्म की कट्टरता जरूरी नहीं है। कांग्रेस की यही नकारा राजनीति, इसीलिए जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अप्रैल में कट्टर हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता को उसके ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही थी, जिसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई। वहीं अब इस मामले की सुलझने की बात की जा रही है। बहू को उसके ससुराल में प्रवेश मिल गया है। चालीस घंटे के धरने के बाद बहू को उसके ससुराल में इस तरह प्रवेश मिला। खुद उसका पति उसका सूटकेस अंदर लाया। दोनों पक्ष मौजूद रहे और रजामंदी से विवाद सुलझाने का दावा किया गया। महज 1.5 महीने पुरानी शादी के बाद दूल्हा दुल्हन में विवाद इतने बढ़ गए कि रिश्ता ही खराब होने की कगार पर पहुंच गया। नव विवाहिता महिला शालिनी अपने मायके से ससुराल पहुंची तो आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने घर में एंट्री नहीं दी, जिसके बाद तो शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के बाहर ही डट गई। टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। शर्त यही थी कि जब ससुराल में आने दिया जाएगा तभी विरोध बंद होगा। ससुराल और मायके दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं हुआ। विवाद बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी ये मामला पूरी तरह छा गया। सवाल यही था कि क्या शालिनी को उसके ससुराल में एंट्री मिल जाएगी। अब शालिनी अपने ससुराल आ गई है, लेकिन इस मामले को सुलझाने में 40 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। दोनों पक्षों को मनाने के लिए समाज सेवी और नेता साथ आए। सबकी मेहनत आखिर रंग लाई। 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाए। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। करीब लग गए पर रजामंदी से हो गया सारा काम। कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में तकरार होता, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। समझौता होने के बाद ससुराल के बाहर लगाए गए टेंटों को हटाया गया और इस तरह धरना खत्म हुआ। और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी। बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए। वो घर नहीं पहुंच पाए थे। कहीं न कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा। शालिनी ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए की दहेज की मांग की है, जिस वजह से उसकी ससुराल में एंट्री बैन कर दी गई। हो गई जिसमें कि मैंने अपनी पत्नी शालिनी को कहा कि यहाँ हम बात नहीं करेंगे, घर जाके बात कर लेते हैं। उन्होंने किसी बात का लिहाज लज्जा नहीं रखी, वहीं बदतमीजी की। तो फिर हम वहाँ से उठ के बिना खाना खाए उठे, वहाँ से आ गए और आके हमने अपनी सीधी, उसने घर पे फोन किया मेरे पास। यहाँ तक कहा कि वो आप घर पे गए थे, आपने वीडियो बनाई थी, लेने के बहाने गए थे, फिर उसको कट ऑफ किया। वो भी सारी चीजें बता रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप भी कह रहे हैं कि हम हनीमून पे थे, उसने ड्रिंक की। वहीं जो मामले ने तूल पकड़ा तो उसके पति प्रणव का पक्ष भी सामने आया था। प्रणव का कहना था कि जब वो हनीमून के लिए इंडोनेशिया गए थे तो शालिनी ने उसे अपने पास आने से मना कर दिया। बार बार वकालत की धमकी दी जाती थी, जिसके बाद उसे डर सताने लगा कि कहीं शालिनी विदेश में उसे जेल न भिजवा दे। डर की वजह से हनीमून को बीच में छोड़कर पत्नी को लेकर वापस चलाया, लेकिन अब दोनों पक्ष मान गए हैं और गलतफहमी दूर होने का दावा किया गया है।
मुजफ्फरनगर से न्यूज 18 के लिए विनेश पवार की रिपोर्ट।